तो मैक्सिमा जो होती है ये एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है। सिमिलरली मिनिमा क्या होता है? लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या मतलब है इसका भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले मैं। एग्जांपल के लिए देखो, आपने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ऊपर की तरफ फेंका विद सम स्पीड u, तो धीरे धीरे हाइट गेन करते रहेगा, गेन करते रहेगा, गेन करते रहेगा। इट विल कीप ऑन गोइंग अप अप अप, और एक टाइम आएगा कि अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। सो इफ यू आर एबल टू राइट डाउन h in terms of time, h as a function of t, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर you will get the maxima of h। h मैक्सिमा आपको मिल जाएगा, h का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहां तक ये उठता है उसके बाद नीचे आ जाता है, तो h का वैल्यू कभी भी इससे ऊपर नहीं गया। सो दिस वैल्यू बिकम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h। यहां तक रीच करेगा, ये इंक्लूडेड है, मतलब यहां तक पहुंच जाएगा आपका h, ये पत्थर यहां तक पहुंचा है और फिर यहां से नीचे गिर गया, so this will become the maximum value of h। Now can you tell me what will be the speed at this point? मिनिमम मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कितना होगा बेटा इसका? सर 0 वर्टिकली 0 0। वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट। इसका जो स्पीड होगा दैट विल बी 0 एट द मैक्सिमम हाइट, जो कि आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली ये बता रहा है स्पीड होता था रेट ऑफ चेंज इन हाइट। अगर आप यहां पर सोचो, रेट ऑफ चेंज इन हाइट, जो आपने इसको फेंका यहां पर, तो इनिशियली हाइट चेंज हो रही होगी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम रेट ऑफ चेंज इन हाइट। एकदम मैक्सिमम पर जाकर क्या हुआ होगा, वो रेट थोड़ी देर के लिए चेंज होना बंद हो गया, क्योंकि ये रुक गया ऊपर जाकर। तो मैक्सिमम हाइट पर ये काम हुआ कि उसका जो रेट है चेंज होने का वो बंद हो गया। पहले हाइट बढ़ रही थी, तो dh/dt अगर मैं लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज इनिशियली हाइट वाज इंक्रीजिंग, सो dh/dt विल बी पॉजिटिव। जब इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया तो हाइट कम होते जा रही है, dh/dt इज नेगेटिव, लेस देन 0। तो मैक्सिमम हाइट के टाइम पे क्या हुआ, पहले हाइट बढ़ रही थी, फिर उसके बाद कम होनी शुरू हो गई। तो मैक्सिमम हाइट तभी रही होगी जब उसने ना तो उस टाइम पर ना बढ़ रही होगी हाइट, ना कम हो रही होगी। ये बात समझ के देखो। तो इस पॉइंट पर आपका जो स्पीड है वो 0 रहेगा। dh/dt at this point will be 0। पहले बढ़ रही है, जब तक बढ़ रही है मैक्सिमम नहीं आया, इसका मतलब if the height is still increasing, that means it has not reached the maximum value। जब उसने बढ़ना बंद कर दिया तब वो मैक्सिमम पे रीच कर गया, उसके बाद फिर कम होनी शुरू हो गई। तो वही चीज है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, सपोज आई ड्रॉ हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो कुछ ऐसा रहेगा कि भाई पहले बढ़ रही है और फिर बाद में कम होनी शुरू हो गई। तो मैक्सिमम हाइट के टाइम पर जो dh/dt है, which was the slope of the tangent, that will become 0। This will be on maximum height। अगर आपने ये फंडे समझ लेना अभी, तो आगे फिजिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा, हाउ कैलकुलस इज रिलेटेड टू फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में कैसे यूज करता है। मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, और ये एक ही लाइन के अलोंग दोनों मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। They both have positive charge, that means they should be repelling each other। एक फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, रिपल्शन वाला, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब मैंने क्या काम करा, इसको कुछ स्पीड दिया इनिशियली, इधर की तरफ दौड़ा दिया मैंने इसको विद सम स्पीड, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड, और इसको मैंने इधर की तरफ स्पीड दिया 30 मीटर्स पर सेकेंड, मान लो। व्हाट डज इट मीन, ये इसका पीछा कर रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है कम होना शुरू हो जाएगा।
इनिशियली अगर आप सोचो इसकी स्पीड कम है, इसकी ज्यादा है, तो पीछे करते करते इसके पास आने की कोशिश करेगा. इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गेट क्लोजर. और आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, दे आर आस्किंग यू समथिंग लाइक दिस, दैट व्हेन और व्हाट विल बी द कंडीशन व्हेन देयर सेपरेशन इज मिनिमम. क्योंकि कम होते जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं मिनिमम सेपरेशन कब होगा और क्या कंडीशन होगी. सो आई एम नॉट आस्किंग यू एग्जैक्ट बता दो कि क्या कितना होगा सेपरेशन मिनिमम, या फिर टाइम बता दो किस टाइम पर होगा. आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द मेन कंडीशन, एट व्हाट कंडीशन देयर सेपरेशन विल बी मिनिमम. जैसे इसमें क्या हुआ था, मैंने आपसे कोई भी यहां पर ये नहीं पूछा कि हाइट बताओ कितनी आएगी या आएगी. मैंने आपसे सिंपली पूछा जब मैक्सिमम हाइट होगी तो क्या कंडीशन रहेगी. तो आपका आंसर था उस टाइम पर वेलोसिटी 0. दैट वाज योर आंसर. उस टाइम पर इसकी स्पीड, ऊपर जाने की स्पीड 0 हो जाएगी, तब इसका हाइट मैक्सिमम होगा. ऐसे ही थोड़ा सा यहां पर अगर मैं सोचूं तो क्या सिचुएशन बन रही है, समझने की कोशिश करो बेटा. सर रिलेटिव स्पीड 0 हो. वेरी गुड, सही है बिल्कुल. उनका रिलेटिव स्पीड 0 होगा. दैट मींस बोथ ऑफ देम विल बी मूविंग विद द सेम स्पीड. When their separation is minimum, both of them will be moving with the same speed. यानी कि इनका relative speed 0 होगा. तो क्यों ऐसा सबको समझ में आ रहा है क्या? Is there anyone who has doubt? सुब्रत मोहपात्रा. यस सर. मिनिमम सेपरेशन के टाइम पर इनका रिलेटिव स्पीड 0 होगा. इज दैट क्लियर? मिनिमम. हाँ ये नहीं बेटा टाइप कर दो ये क्लियर है या नहीं. ओम आदित्य, यस सर क्लियर. गुड गुड. सो जब तक इसका स्पीड ज्यादा है तब तक ये इसके पास आते रहेगा, बट ड्यू टू रिपल्शन इसका स्पीड बढ़ेगा और इसका स्पीड कम होगा. ड्यू टू रिपल्शन इसका स्पीड और ज्यादा बढ़ता रहेगा, इसका स्पीड कम होता चला जाएगा. सो इसका बढ़ रहा है, इसका कम हो रहा है. दैट मींस इनका रिलेटिव जो स्पीड है वो कम होता जा रहा है अल्टीमेटली. तो ये इनिशियली तो ज्यादा था, बट धीरे धीरे आप देखोगे कैसे चले गए. ये बहुत तेज पहले चला, इसके पास आया, इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, और जैसे ही इसकी स्पीड पीछे वाले पार्टिकल से ज्यादा हो जाएगी, इनका सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो जब तक ये तेज मूव कर रहा है तब तक सेपरेशन कम हो रहा है. जब इसकी स्पीड ज्यादा हो गई तो सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा. सो मिनिमम सेपरेशन कब हुआ? मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब इन दोनों की स्पीड जस्ट इक्वल हुई थी, विच मीन्स इनका रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट सेम हुआ था. तो देखो कैसे बोल रहे हैं यहां पर. सपोज मैंने बोला सेपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एल है. तो मुझे बता सकते हो डीएल बाई डी टी क्या होगा? व्हाट इज डीएल बाई डी टी? इसका मीनिंग क्या है डीएल बाई डी टी का? सर रिलेटिव स्पीड. यस गुड. रिलेटिव स्पीड जो है वो 0. रिलेटिव स्पीड dl by dt is the relative speed. अगर L सेपरेशन है then dl by dt is relative speed. L का मिनिमम वैल्यू के लिए this quantity will become 0. This was the relative speed. तो यही होता है बेटा मैक्सिमम और मिनिमम, कि आप रेट ऑफ चेंज देखकर ये बता सकते हो कि वो वैल्यू उसने कब मैक्सिमम अटेन करी, कब मिनिमम अटेन करी. तो ठीक है, ग्राफ में आ जाते हैं. कोई भी, अब एक जनरल कोई भी आपकी क्वांटिटी है, मान लो y है, वो टाइम के साथ या x के साथ चेंज हो रही है. लेट्स से कुछ इस टाइप का ग्राफ बना. क्वांटिटी बढ़ते 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 कम होनी शुरू हो गई, तो यहां उसने अपना मैक्सिमम अटेन किया है. कम होते 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 बढ़नी शुरू हो गई, तो उसने अपना मिनिमम अटेन किया है. और दोनों ही जगह पर स्लोप क्या हो रहा है? dy by dx is 0. 0. तो dy by dx is 0 at maximum and minimum. ये बढ़ते बढ़ते कम हो गया और ये कम होते होते बढ़ गया.
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये जीरो रख के आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, ये जीरो रख दिया आपने तो दोनों पे ये जीरो आ रहा है, तो आप विदाउट ग्राफ को देखे ये नहीं बता पाओगे कि कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम। डिफरेंस क्या है दोनों में? ये पहले बढ़ रहा था फिर कम होना शुरू हुआ, और ये वाला पहले कम हो रहा था फिर बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद मैं लिखूंगा इफ dy by dx changes sign, यहां पर dy by dx पॉजिटिव है, यहां पर dy by dx नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है। सो इफ dy by dx changes sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, then there is maxima, then maxima at dy by dx equal to 0, तब उस केस में मैक्सिमम होगा जहां पर dy by dx 0 हुआ है। उसने अपना साइन चेंज किया पॉजिटिव से नेगेटिव, तो 0 भी हुआ ही होगा बीच में। एंड इफ dy by dx changes sign from negative to positive, then minima at dy by dx equal to 0। मिनिमम एट ये पूछ रहे हो ना? ओ मिनिमम एट, ओके, मैंने सोचा कि कुछ छोड़ दिया पीछे। नहीं, सेम लिखा है वो जैसे। तो dy by dx का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम। अच्छा, मिनिमम ऐसा नहीं है हर जगह हो, एक पॉइंट पर ही होगा, मैक्सिमम ही और मिनिमम ही दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। किस पर्टिकुलर पॉइंट पर? जहां पर ये वाली क्वांटिटी जीरो हुई है, दोनों ही वहीं आते हैं। डिफरेंस कैसे पता लगना है ये लिखा है यहां पर। उसके बाद देखो बेटा, ये वाली जो चीज है ना, dy by dx ने अपना साइन चेंज किया है, यानी पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। तो कैन यू टेल मी dy by dx इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है? सर डिक्रीज। डिक्रीज किया है। और dy by dx का इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये ही हमें सेकेंड डेरिवेटिव बताता है। This is the rate of change of dy by dx, और dy by dx डिक्रीज कर गया है, तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव। dy by dx डिक्रीज किया है, कम हुआ है, तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। गुड। और इसमें ऑब्वियस है फिर दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये दो चीजें आपको अभी दिमाग में रखनी है कि इस तरीके से चलती है कहानी। अभी हम इसके जब एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। अच्छा, अब देखो, मैथ्स में जब आप मैक्सिमम मिनिमा पढ़ोगे तो इतने आराम से नहीं पढ़ लोगे, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। ये फंक्शन, बहुत सारी चीजें, हर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस फंक्शन में कहीं पर भी कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी जंप ना आए और कहीं पर भी कॉर्नर्स ना हो। जैसे कि कुछ इस टाइप का मान लो सिचुएशन बना दिया मैंने, तो ब्रेक करके मान लो ऐसा फंक्शन, ऐसा ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, तो ब्रेक करके यहाँ पर ये बीच में जंप आ गया ऐसे, तो आप इसमें नहीं बता पाओगे कि यार मैक्सिमा कहाँ आ रहा है मिनिमा कहाँ आ रहा है। या फिर कहीं कॉर्नर्स आ गए तो कॉर्नर में भी इस वाली तरीके से नहीं कर पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डू इट। हाँ, इसमें ऐसा, इसमें डिफाइन होते हैं, इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमा डिफाइन होते हैं, लेकिन उसमें ये तरीका नहीं है। लेकिन फिजिक्स में क्या है ना, फिजिक्स में इस टाइप की चीजें आपको क्लासिकल फिजिक्स में नहीं दिखेंगी बिल्कुल। जो हम ये पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं इसको। इसमें आपको ये वाले ग्राफ्स रियल वर्ल्ड में नहीं दिखता, तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमारा काम 11th-12th में जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इन सब चीजों से हो जाएगा। बट फाइंड इट्स मैक्सिमा और मिनिमम, जहां पर भी वो बताओ कहां पर है, एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो दो चीजें, आप दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है लोकेट मैक्सिमम मिनिमम, या फिर आपसे बोलेगा फाइंड
the maxima and minima value, maxima और minima value, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकेट का मतलब क्या है, आपको उसकी लोकेशन बतानी है, दैट मींस x की किन वैल्यूज पर मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है। और अगर आपसे पूछे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप y की वैल्यू बताओगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जहां पर आ रही थी वहां पर y की वैल्यू क्या है। लोकेशन का मतलब होता है कौन सी वैल्यू ऑफ x पर आ रहा है, मतलब आप बस ये जानना चाहते हो कि कहां पर आया, ये लोकेशन हो गई उसकी। लेकिन ये ग्राफ y का, ये y की वैल्यूज है यहां पर सारी, तो एक तरह से उसका y की वैल्यूज आपको पूछे अगर कि बताइए y की कितनी मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो वो ये वैल्यू बताना पड़ेगा। सो दिस इज सपोज टू बी लोकेशन। मैथमेटिकली तो क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके x और y, मैथमेटिकली तो x, y, ये x और ये y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन फिजिकली अगर आप सोचो तो ये तो एक तरीके से इसकी लोकेशन है कि x की किस वैल्यू पर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और जो फंक्शन बना हुआ है, जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो यहां से पता लगेगी। तो इसीलिए क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो बी वेरी क्लियर, क्या कहा है इसने, लोकेट मैक्सिमम मिनिमम, मतलब सिर्फ x का वैल्यू पूछा है। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको यहां पर y की बतानी पड़ेगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। पहला स्टेप, डिफरेंशिएट। एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट किया तो dy by dx कितना आया, -2x, -2x, और इसको 0 के इक्वल पुट कर दो आप उसके बाद, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और a की वैल्यू आया है, दैट मींस देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा कुड बी लोकेटेड। अब मुझे पता करना है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा, d2y by dx2 कितना आया, तो जो ये dy by dx था इसको डिफरेंशिएट करना है, इसकी जो वैल्यू रखी आपने उसको नहीं, तो कितना आएगा, -2, ग्रेटर देन और लेस देन 0, less than 0, तो ये आएगा मैक्सिमा या मिनिमा, maximum, ठीक। तो आपको पता लग गया, since it is less than 0 it will be a maxima, which means x equal to 0 the graph will attain a maximum value, लोकेशन आपके पास आ गई है। और अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू कितनी है उस मैक्सिमा की, सुब्रत माइक ऑफ करिए, सुब्रत। यस सर, यस। सो लोकेशन इज x equal to 0, वहां मैक्सिमा है ये पता लगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो आप यहां से निकालोगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y की मैक्सिमा वैल्यू इज 9 एट x इक्वल टू 0। ये आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई। मिनिमा नहीं होगा बेटा, वो मिनिमम होगा, मिनिमम। हाँ, तो वो, और उसको हम मिनिमम बोलेंगे ही नहीं, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, ये बोला जाएगा उसको। हाँ, सोच सकते हो नेगेटिव इंफिनिटी होगी, बट नेगेटिव इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। यू वोंट से कि एट इंफिनिटी जो है टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है। एट इंफिनिटी का कोई मतलब नहीं है, आप इंफिनिटी पे जा नहीं सकते, यू कैन ऑलवेज अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है। ओके, और इसका अगर आपको ग्राफ याद हो ना, तो y इक्वल टू -x² का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, दिस वाज द y इक्वल टू -x², उल्टा बनता था, उल्टा पैराबोला। और 9 आपने इसमें ऐड किया है, पूरे फंक्शन में 9 ऐड किया है, तो पूरा का पूरा 9 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये 9 वैल्यू है और वहां पर मैक्सिमा है ये, तो ग्राफ से भी कंटिन्यूअसली इसको कनेक्शन बनाए रखो ग्राफ्स के साथ। एक और देखो, ये आप खुद करेंगे सब लोग, y इक्वल टू 3 minus x and x plus 2, 3 minus x multiplied by x plus 2, find
the minimum or maximum value of y. करिए इसको सब लोग। कितना होगा? अभी दो चीजों का प्रोडक्ट है, या तो इसको आप पूरा बना मल्टीप्लाई करके लिख लो, अदरवाइज सीधा प्रोडक्ट रूल लगा दो, ज्यादा आसान है। 3 माइनस एक्स एज इट इज, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज, और 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो यह आया 3 माइनस एक्स प्लस 2, सॉरी माइनस एक्स माइनस 2, माइनस था ये भी, तो आ जाएगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ। ये आपकी लोकेशन आ गई। अब यहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए कैसे चेक करेंगे? देखो, पहले आप लिखेंगे dy/dx कितना आया था, तो 1 माइनस 2x आया था। तो डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा? -2, लेस देन 0, मैक्सिमम। दैट्स इट। उसके बाद x का वैल्यू इसमें डाल दो, तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस, सॉरी 1/2 प्लस 2, तो होगी 1.5 और ये हो गया 2.5। नहीं, ये कितना 2.5 हो गया ना दोनों, ये भी 2.5 हो गया, ये भी 2.5 हो गया, दिस विल बिकम 6.25। टू प्लस हाफ, 3 माइनस हाफ, दोनों ही 2.5 हो गए। क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसको टफ दिया, जिसमें आप डिफरेंशिएशन भी करोगे एंड देन यू विल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है मैं बता रहा हूं आपको। दिस इज ई एंड एक्स आर वेरिएबल्स, बाकी जो भी दिखाई दे रहा है आपको सब कांस्टेंट है, के क्यू ए सब कांस्टेंट्स। फाइंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, S equals ut minus half at square. Here S and t are variable. Find maximum value of S. और देते रहो, prove that the product of numbers a and b is maximum when they are equal if their sum is constant.
Prove that the product of numbers a and b is maximum when they are equal if their sum is constant. तो दो नंबर हैं, दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट है, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब ए और बी इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। Prove that a rectangle inscribed, सर इधर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। किधर कौन से वाले में बोल रहे हो? सर फर्स्ट टू क्वेश्चन। हाँ, so here e and x are variables, तो इसमें लोकेशन बतानी है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम की लोकेशन क्या होगी, यानी कि x का वैल्यू बताना है। बाकी सब कांस्टेंट है, जो भी उसके अलावा दिखाई दे सब कांस्टेंट मानना। इसमें s और t वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको s की क्या है। Prove that the triangle inscribed in a circle having maximum area is a square. अच्छा, इन अ सर्कल मतलब सर्कल आपका फिक्स रहेगा, उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट मान लिया जाएगा। एक ही सर्कल की बात चल रही। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लिख लो इनको फटाफट से। अभी हम एक चीज और पढ़ेंगे इसमें, सो लिख लो इनको फिर फटाफट। लिख लिया सबने? लास्ट अच्छा यार, एकदम जो प्रीवियस क्लास है ना, यानी कल या परसों वाली जो क्लास थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले की जो रिकॉर्डिंग है वो है पूरी। एकदम प्रीवियस वाली जो क्लास है वो रिकॉर्डेड नहीं है। ओके, यार डन। ऑलराइट, तो आज का हमारा मेन टॉपिक वैसे मैक्सिमम मिनिमम ही है। ठीक है, इसको तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा और पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं कि यार और कहां पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये हमारा काम आता है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कहीं पर करंट का डेफिनेशन बदल, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। हाउ इज करंट डिफाइंड? इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of charge. Current was the rate of flow of charge. कैलकुलस के नोटेशन में हम लिखेंगे करंट इक्वल्स dq by dt.
एंड इट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी एक इंस्टेंट पर कितना करंट फ्लो कर रहा है। वहीं अगर आपने एवरेज वैल्यू लिखनी है, आई एवरेज विल बी टोटल चार्ज जितना फ्लो कर गया डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अभी तक तो हम ऐसे लिखते आ रहे थे, अब आप जो है इस चीज को भी समझना शुरू करेंगे। डेंसिटी, नॉर्मल वाली डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम जनरली डी से या रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो है मान लो। अभी तक आपने सीखा था दिस इज टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, लेकिन ये डेंसिटी की एवरेज वैल्यू होती है। जैसे पूरा एक शिप है बहुत बड़ा सा अगर शिप है तो शिप में बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ मेटल होगा, कुछ वुड होगा, कुछ लिक्विड होगा, बहुत सारे आदमी होंगे। ऐसे तो अलग अलग सबकी अलग अलग डेंसिटी है, लेकिन आप अगर उसका एवरेज डेंसिटी निकालना चाहते हो तो टोटल उसको मास उसका मेजर कर लो और फिर टोटल वॉल्यूम निकाल लो और डिवाइड करोगे तो आपके पास शिप का डेंसिटी आ जाएगा, एवरेज डेंसिटी। वहीं अगर मुझे मान लीजिए किसी छोटे से पॉइंट की डेंसिटी निकालनी है, मतलब एक बहुत बड़ा सा कमरा है, उसमें यहां पर एक आपने छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, इस एलिमेंट की इस छोटे से पोर्शन की डेंसिटी चाहिए, देन दैट विल बी dm by dv। dv इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, छोटा सा पार्ट हो गया, एंड जितना भी इसमें जो भी इसका मास है वो dm है। इस तरीके से करोगे तो आपकी डेंसिटी इसी पॉइंट की डेंसिटी आ जाएगी, मतलब इसी पोर्शन की, छोटे से पोर्शन की डेंसिटी आ जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट जो हम अभी सबसे जल्दी जो पढ़ेंगे यार, जो आप जानते भी हो, वेलोसिटी will be ds by dt, instantaneous velocity, instantaneous speed, ds by dt। s is the distance or displacement displacement। Similarly acceleration क्या रहता है? rate of change of velocity, so dv by dt acceleration। then we also have force। ये बताओ ये क्या लिखा है? what is this written? Rate of change of momentum. yes, good। तो force ये second law लिखा है इसके अंदर, तो force is equal to dv by dt। अच्छा कहीं पर, अच्छा एक चीज और समझो साथ में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt ये इक्वेशन में, और f is equal to dp by dt इस वाली इक्वेशन में there is a difference। क्या डिफरेंस है? this is the definition of acceleration। this is the definition of acceleration, which means this is always true। it is like a mathematical identity। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। whereas this is not the definition of force। this is a law जो कि ऑब्जर्वेशन से पता लगा है। force और dp by dt are not one and the same thing। in some cases they can be different, लेकिन न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिनमें ये इक्वल आता है, या फिर दिस इक्वेशन फॉलोज। सो ये एक लॉ है, फिजिकल लॉ है, जबकि ये डेफिनेशंस हैं। इनफैक्ट ये सारी अभी तक हमने जो भी लिखी है सब डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन सब डेफिनेशन है। ये एक लॉ है तो एक थोड़ी डिफरेंट चीज है। अब ऐसे में ही आपको और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जा सकते हैं। तो मान लीजिए कभी दिया आपको कि पार्टिकल का जो मोमेंटम है, पार्टिकल का मोमेंटम p टाइम पे इस तरीके से डिपेंड करता है। दिस इज हाउ इट डिपेंड्स ऑन टाइम, मोमेंटम टाइम। फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 0, 2 एंड 5 सेकेंड्स। इन सभी अलग अलग टाइम पर आपसे फोर्स पूछ लेगा। Charge flowing through a metallic wire depends on time like this, q01 minus e to the power minus alpha t, where q0 and alpha are constant।
find current as a function of t, मतलब कोई पर्टिकुलर t पर नहीं, जनरल t पर, as function of t। तो करंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा ये पूछा है आपसे। डेंसिटी ऑफ कर एक ये क्वेश्चन देंगे, थोड़ा डिफरेंट है। You have been given a rod density of rod changes linearly from A to B. Its value at A is 5 kilogram per meter cube and at B is 17 kilogram per meter cube. Find density at 15 centimeter from A। लेंथ दिया हुआ है इसका आपको 1 मीटर। लिख लो बेटा, तीनों क्वेश्चंस लिख लो।